में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। जैसा कि ऑनलाइन क्लास जो चल रहा है उसका अगला टॉपिक है पार्ट 9 ही है आनुवंशिकता एवं जैव विकास में जो टॉपिक है लिंग निर्धारण। वास्तव में लिंग निर्धारण होता क्या है? जैसे लिंग निर्धारण जो होता है इसमें विपरीत लिंगीय जो होते हैं, इस पे जो विपरीत लिंग होते हैं जैसे XX और XY का इफेक्ट पड़ता है, आप जानते हैं। लिंग निर्धारण में ताप और वायुमंडल का भी इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि आप जानते हैं जो भी जैसा जहाँ पे माहौल रहता है वैसा ही कंडीशन उत्पन्न होती है। आप देख भी रहे हैं, जैसा यदि जहाँ पे अधिक गर्मी है वहाँ के जो बच्चे होते हैं उनकी जो हाइट होती है कम होती है। जहाँ पे अच्छे वातावरण है वहाँ के बच्चे क्या होते हैं, थोड़ा ग्रोथ करते हैं। तो उसी प्रकार लिंग निर्धारण का भी मापन किया गया है। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया हूँ या आज बता रहा हूँ, आप लोग जानते भी हैं कि मानव का जो गुणसूत्र होता है मुख्य रूप से क्या होता है, 23 जोड़ा होता है। जोड़ा का मतलब होता है एक जोड़ा में 2 लोग होते हैं, 23 जोड़ा। जब 23 जोड़ा में 2 का हम गुणा करेंगे तो कितना होगा, 46। तो आपसे पूछा जाएगा कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो आप चाहे 23 जोड़ा बताएं या 46 गुणसूत्र, इसमें कोई अंतर नहीं है। बात समझ में आया? ये चीज़ें होती हैं, आप समझ भी रहे हैं इसको। तो आप जानिए इसके बारे में कि जो 23 जोड़ा होता है यह मुख्य रूप से 22 जोड़ा तो स्त्री और पुरुष के गुणसूत्र समजात होते हैं या समान होते हैं, लेकिन 23वां जो गुणसूत्र होता है वह अलग होता है। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी कैसे क्या होता है, ये तो आप जानते ही हैं। जैसे देखो जो 22 जोड़ा होता है, जो 22 जोड़ा होता है गुणसूत्र वह समान होता है। जो 22 जोड़ा गुणसूत्र होता है वह समान होता है, जिसे हम ऑटोसोम्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑटोसोम्स। क्या कहते हैं बेटा? ऑटोसोम्स। 22 जोड़ा गुणसूत्र समान होते हैं जिसे हम ऑटोसोम्स कहते हैं। अगला जो होता है अलग होता है, जैसे 22 प्लस XX स्त्री, सेम उसी प्रकार 22 प्लस XY पुरुष, हुआ ना अलग। ये चीज़ होता है, 22 जोड़ा तो गुणसूत्र समान होता है, लेकिन 23वां क्या होता है, अलग होता है। बात समझ में आया? ये चीज़ें होता है, इसको आप लोग उतार लीजिएगा। एक और बात यहाँ पे आप लोग ध्यान से सुनिएगा, मनुष्य में लड़के अथवा लड़की होने का प्रभाव, जो प्रभाव होता है वह लिंग गुणसूत्रों पर निर्भर करता है। ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछेगा क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन पूछेगा कि मनुष्य में लड़के या लड़की होने का प्रभाव लिंग गुणसूत्रों पर निर्भर करता है, न कि स्त्री गुणसूत्र पे। बात समझ में आया? ये चीज़ें आप ध्यान दीजिएगा इस पर। आपसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछ लेगा कि जो मनुष्य में लड़का और लड़की होने का सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ेगा, तो लिंग निर्धारण, मतलब लिंग बोले तो मेल का, नहीं कि फीमेल है ना, फीमेल का नहीं। बात समझ में आया? इसको आप लोग उतार लीजिएगा, उसके बाद हम इरेज करते हैं। जैसे कि XY इसको लड़की कहते हैं,
इसको लड़का कहते हैं, लड़की और लड़का। एक्स एक्स स्त्री, एक्स वाई पुरुष। बात समझ में आया? ये चीज़ें होती हैं। देखिए हम इसको फिर लिखेंगे एक्स एक्स, इसको एक्स, हम इसको लिखेंगे एक्स, इसको लिखेंगे वाई। इसके बाद यदि हम इसको क्रॉस कराते हैं इसके साथ तो हमें x और x प्राप्त होता है। बात समझ में? इसके साथ हम क्रॉस कराते हैं तो हमें x y प्राप्त होता है। फिर हम इसके साथ इसको क्रॉस कराते हैं तो x x प्राप्त होता है। फिर हम इसके साथ इसको क्रॉस कराते हैं तो x y प्राप्त होता है। हमें प्राप्त क्या हुआ? ये आपका क्या है? लड़की, ये लड़का, ये क्या है? लड़की, और ये जब हमने क्रॉस कराया एक्स 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 वाई के साथ तो हमें लड़की लड़का लड़की लड़का प्राप्त हुआ। ये चीज़ आप देख रहे हैं ना, इसको ये टर्म है, आपको इसको उतारना होगा। ये फिगर टाइप्स है, इसको आप उतार लीजिएगा। ये समझ में आ रहा है ना? पहले इसके साथ इसको क्रॉस कराएंगे, फिर इसको कराएंगे, फिर इसको कराएंगे, फिर इसके साथ कराएंगे तो आपको दो मतलब लड़की लड़का लड़की लड़का प्राप्त होगा। हो गया? ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। आपसे प्रश्न पूछेगा बस कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो आप बता देंगे कि 46 ठो। आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इससे पूछता है, जैसे पुरुष में जानते हैं आप शुक्राणु होता है और स्त्री में क्या होता है? अंडाणु। शुक्राणु होता है और ये अंडाणु होता है। पुरुष में होता है शुक्राणु और स्त्री में क्या होता है? अंडाणु। बात समझ में आया? यह जनन के द्वारा शुक्राणु का निर्माण होता है और स्त्री के जनन के द्वारा अंडाणु का निर्माण होता है। ये दोनों के साथ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद संभावनाएं बनती हैं। क्या है? चाहे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब होता है तो उसमें इफेक्ट टू द मेल, इफेक्ट टू द फीमेल नहीं, मेल, टू कंडीशन ऑब्जेक्टिव एंड एक्स वाई व्हेन द बॉय। बात समझ में? इसका कनेक्शन है कि जो प्रभाव डालता है वह कौन डालता है? पुरुष ही डालता है इसमें। चाहे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद जो भी चाइल्डहुड या चाइल्ड बच्चा पैदा होगा वह क्या होगा? डिपेंडेड बाई मेल। बात समझ में आ गया? ये चीज़ें होता है। जैसे कि कहने का सेंस इसमें है, जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद इसमें 22 प्लस एक्स आधे क्या होते हैं? स्त्री। 22 प्लस वाई पुरुष। 22 प्लस आधे, आधे जोड़ी क्या है? ये आधे जोड़ी हैं, पूरा नहीं है, ये आधे जोड़ी। सेम उसी तरह आधे जोड़ी 22 प्लस वाई पुरुष के गुणसूत्र जाते हैं तो 22 प्लस 22, 22 प्लस 22 44, एक 45, एक 46, 46 गुणसूत्र हुए ना। यदि इसी गुणसूत्र में
गुणसूत्र में कमी होता है तो टर्नर सिंड्रोम एक रोग होता है, जो बच्चा पेट निकल जाता है, हाथ पतला हो जाता है, सर बड़ा हो जाता है, तो उसे हम टर्नर सिंड्रोम कहते हैं। यदि 46 गुणसूत्र की जगह 45 गुणसूत्र हो गए हैं तो टर्नर सिंड्रोम। यदि गुणसूत्रों की संख्या बढ़ जाती है 47 तो कौन सा रोग? डाउन सिंड्रोम होता है। बात समझ में आएगा? इसमें भी बच्चे के जीभ मोटी और ओठ मोटे हो जाते हैं और पेट निकल जाते हैं और हड्डियां जो हैं पतली हो जाती हैं। बात समझ में आया? ये चीज़ें होती हैं। यदि इसी गुणसूत्र में कमी हो या अधिकता हो तब भी आपके बच्चों को क्या है, ऐसे ऐसे रोग उत्पन्न हो जाते हैं। ये 22 + x आधे जोड़ी हैं, अब 22 + y आधे जोड़ी हैं। 22 + 22 22 44 1 और 1 44 2 46। समझ में आया? ये चीज़ें लिंग निर्धारण में हम लोग पढ़े हैं। इतना हम लोग को इस सिलेबस में इसके अकॉर्डिंग पूछा जाएगा। बात समझ में आया? इसको आप लोग उतार लीजिए। हो गया? इसको इरेज कर दे रहे हैं। आगे हम लोग देखेंगे अगला टॉपिक। टॉपिक का नाम है समजात एवं समरूप। वास्तव में समजात और समरूप होते क्या हैं, इसके बारे में हम लोग डिटेल्स पढ़ेंगे। समजात अंग कौन होते हैं, समजात अंग कौन होते हैं, समजात अंग कौन होते हैं एवं समरूप अंग कौन होते हैं। तो हम लोग पहले समजात के बारे में समझते हैं। समजात अंग होता क्या है? ऐसे जैसे कि ऐसी आंतरिक संरचनाएं जो हैं जिस भी क्या उसको बोलते हैं, जैसे किसी भी जीव की उत्पत्ति की आंतरिक संरचनाएं, जो आंतरिक संरचनाएं हो वह समान हो लेकिन उसका कार्य जो हो अलग अलग हो, उसे हम समजात अंग कहते हैं। कहने का सेंस ये है कि जिनके उत्पत्ति एवं स्रोत की आंतरिक संरचना समान होती है उसे और समान होती है एवं उनके कार्य अलग अलग हों, उसे हम क्या कहते हैं? समजात अंग कहते हैं। आप लोग कॉपी निकाल लीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे लिखने का कोई मतलब हमको नहीं है। आप लिख लेंगे, समझ में आएगा। आप लोग उतार लीजिएगा। देखिए, सुनिए ध्यान से फिर से एक बार और। वे अंग जिनकी उत्पत्ति एवं संरचनाएं समान हो लेकिन उसका कार्य अलग अलग हो, उसे हम समजात अंग कहते हैं। जैसे पक्षी एवं चमगादड़ के पंख, पक्षी जो होते हैं और चमगादड़ के पंख, जो पक्षी और चमगादड़ के पंख होते हैं वह दोनों समजात अंग के उदाहरण हैं। बात समझ में आया? कहने का सेंस है कि समजात अंग किसे कहते हैं, कहेंगे हम, बताएंगे कि वे अंग जिनकी उत्पत्ति एवं स्रोत की आंतरिक संरचनाएं समान हो लेकिन उनका कार्य अलग अलग हो, उसे समजात अंग कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, पक्षी एवं चमगादड़ के पंख होते हैं। समझ में आया? लेकिन आपसे कहेंगे गिलहरी एवं छिपकली के, तो नहीं होगा, गिलहरी और छिपकली का नहीं होगा। बात समझ में आए? बस इसके एग्जाम्पल कौन होगा? पक्षी एवं जो आपका होता है चमगादड़ के पंख। अब देखेंगे समरूप अंग किसे कहते हैं। इसको बताएंगे वे अंग जिनकी उत्पत्ति आंतरिक संरचनाएं भिन्न भिन्न हो
उत्पत्ति की आंतरिक संरचनाएं भिन्न भिन्न हो लेकिन कार्य जो हो समान हो उसे समरूप अंग कहते हैं। फिर से एक बार सुनिएगा, फिर से ध्यान सुनिएगा। वे अंग जिनकी उत्पत्ति, स्रोत व आंतरिक संरचनाएं क्या हो, भिन्न भिन्न हो लेकिन उनका कार्य जो हो समान हो उसे समरूप अंग कहते हैं। इसके एग्जाम्पल बताओगे तो चमगादड़ और तितली के पंख। बात समझ में आ गया? अब बताओगे इसके एग्जाम्पल, चमगादड़ एवं तितली के पंख। बात समझ में आया ना? ये चीज़ें होती हैं समजात और समरूप के बारे में। आपसे पूछ सकता है, हो सकता है पूछे आपसे कि समजात अंग किसे कहते हैं, तो उसके एग्जाम्पल सहित आपको लिखना होगा बोर्ड में। जब भी एग्जाम में आपसे पूछता है